हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम इतिहास का अगला चैप्टर करते हैं। दक्षिण भारत का द्वितीय चरण। विशेषताएं इसकी हैं। इस समय जो है दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का उदय होता है। पल्लव, चौल, चालुक्य वंश का उद्भव हुआ। भूमि अनुदान की प्रचुरता को वृद्धि दी गई। बौद्ध एवं जैन धर्म की तुलना में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में जो है दक्षिण भारत में अनेक मंदिर बने। यह एक प्रकार से जो इसको हम मंदिर युग भी कह सकते हैं, यानी एक मंदिर युग था। प्राकृत भाषा के स्थान पर स्थानीय एवं संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ा। पल्लव वंश का संस्थापक जो है बप्पदेव था, जो संभवतः सातवाहन शासक के अधीन प्रांतीय शासक था एवं मौका पाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इसने। जो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने अवंत सिंह की उपाधि धारण की थी। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने राज सिंह की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की या बनाया या बसाया। इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची में कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम में शोर मंदिर, तटीय मंदिर था ये का निर्माण कराया था। इसके दरबार में दंडिन नामक विद्वान रहते थे। दंडिन ने दशा कुमार चरित, अवंती सुंदरी आदि की रचना की। पल्लव वंश के राजाओं के क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंह विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन और फिर अपराजित पल्लव। आधुनिक क्षेत्र में ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का क्षेत्र था। चालुक्य वंश। कुछ प्राचीन ग्रंथों में चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह द्वारा किया गया माना जाता है, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। चालुक्य वंश की स्थापना का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को प्राप्त होता है। चालुक्य वंश कई शाखाओं में विभाजित था, परंतु चालुक्य वंश की मूल शाखा वातापी या बादामी की शाखा थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने वातापी, आधुनिक जो है बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश की शाखाएं, आइए इनको देख लेते हैं। मूल शाखा जो है बादामी वातापी, यानी कि बादामी या वातापी शाखा, स्थापना पुलकेशिन प्रथम द्वारा। वातापी बादामी शाखा, स्थापना पुलकेशिन प्रथम द्वारा, शासक पुलकेशिन प्रथम, मंगलेश, फिर जो है उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, फिर है विक्रमादित्य। पुलकेशिन द्वितीय की जो है वेगी शाखा। पुलकेशिन के समय में एक शाखा वेगी शाखा का जन्म हुआ। इसका शासक जो है विष्णुवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। बादामी शाखा से विक्रमादित्य के समय एक और शाखा निकली, जिसे गुजरात शाखा का प्रथम शाखा जयसिंह वर्मन, यानी प्रथम शासक जो है इसका जयसिंह वर्मन था। और इधर वेंगी शाखा जो है विष्णुवर्धन इसका शासक, फिर जयसिंह प्रथम, फिर जो विजयादित्य, फिर उसके बाद में विष्णुवर्धन द्वितीय, फिर राजपूतों को अधिकार हो गया इसके बाद। और इधर जो है ये विक्रमादित्य के बादामी शाखा का जो शासक था, इसके बाद विनयादित्य, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य द्वितीय, फिर है कीर्तिवर्मन, राजपूतों का अधिकार हो गया इसके बाद। फिर है बादामी शाखा पर जो है राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। इसके बाद यानी राष्ट्रकूटों के पतन के बाद एक और शाखा पश्चिमी कल्याणी शाखा का जन्म हुआ। पश्चिमी शाखा के शासकों को देख लेते हैं। पश्चिमी शाखा के शासक, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इस शाखा का जन्म हुआ। इसके शासक थे तैलप द्वितीय, फिर जो है सत्याश्रय, फिर उसके बाद विक्रमादित्य, फिर जयसिंह, फिर सोमेश्वर प्रथम, फिर तैलप तृतीय, फिर सोमेश्वर चतुर्थ आदि। पश्चिमी कल्याणी शाखा के अंतर्गत विक्रमांक देवचरित के रचयिता विलहण एवं मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विक्रमादित्य सिक्स्थ के। फिर है वातापी के चालुक्य, पुलकेशिन प्रथम 543 से 560 ईस्वी। चालुक्य वंश का संस्थापक इसके जो है दो पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम एवं मंगलेश थे। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ करवाया। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी। यह पुलकेशिन प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई मंगलेश शासक बना। मंगलेश का शासनकाल 597 ईस्वी से 610 ईस्वी तक रहा। फिर है पुलकेशिन द्वितीय, इसका शासनकाल 610 से 642। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति था। इसने हर्षवर्धन कन्नौज के सम्राट को हराया। इस विजय के पश्चात इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार चालुक्य वंश के वेंगी शाखा का उदय हुआ। विक्रमादित्य प्रथम, यह पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में चोलों, पांड्यों और केरलों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। विक्रमादित्य ने इन तीनों की शक्तियों को समाप्त कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई जयसिंह वर्मन को लाट का गवर्नर बनाया था। इस प्रकार उसने यहाँ चालुक्य वंश की गुजरात शाखा की स्थापना की। विक्रमादित्य द्वितीय ने चोलों, पांड्यों, केरलों को हराया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसने पल्लव शासकों को समाप्त किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय उपाधियां इसकी हैं
सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा। यह बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। चालुक्यों के सामंत राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया एवं चालुक्यों की जो बादामी शाखा का अंत हो गया यहीं से। इधर बादामी के चालुक्य, इनके मुख्य तथ्य देख लेते हैं। वातापी के चालुक्य कर्नाटक वासी थे, इनकी भाषा कन्नड़ थी। चालुक्य वंशी शक्तिशाली शासक के उपलब्धियों की जानकारी ऐहोल अभिलेख यानी बीजापुर कर्नाटक से मिलती है। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लगवाया था। ऐहोल प्रशस्ति की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। रवि कीर्ति जैन धर्म को मानने वाले थे। चालुक्यों ने मंदिर निर्माण के वेसर शैली को जन्म दिया था, इसलिए वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यह वेसर शैली द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण है। वेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण ऐहोल, पट्टदकल तथा बादामी सभी कर्नाटक से मिलते हैं। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर कुल 70 मंदिर के साथ मिलते हैं। फिर हम जो चोल साम्राज्य देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। वैसे संगम काल में चोल वंश का संस्थापक एलनजेत चेन्नी को माना जाता है। करिकाल ने अपनी राजधानी उरेयूर को बनाया था। विजयालय ने तंजावुर जो कि वर्तमान तंजौर को अपनी राजधानी बनाए थे। इसने नर केसरी की उपाधि धारण की। इसका जो है कार्यकाल 850 से 871 ईस्वी था। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक पर शासन किया। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। आदित्य प्रथम ने पांड्य और पल्लव शासकों को हराकर कोंडाराम की उपाधि धारण की। इसके राष्ट्रकूट शासकों से वैवाहिक संबंध थे। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। जैसे ही ये शासक बना, इसने राष्ट्रकूट शासकों से युद्ध किया। इसके जीवन के अंतिम वर्षों में राष्ट्रकूट शासकों कृष्ण तृतीय ने इसके राज्य पर जो आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप टट्टोलम का युद्ध हुआ, जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। अब परांतक प्रथम राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करेंगे। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। अन्य नाम अरियोल वर्मन इस वंश का पहला महान शासक हुआ। यह चोलों की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। उपाधियां इसकी जगन्नाथ, चोल, मार्तंड, चोल, नारायण, राजाश्रय आदि। राजराज प्रथम की विजय। केरल के चेर शासक भास्कर वर्मा को पराजित किया। पांड्य राजा अमर भुजंग को हराया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया। राजधानी जो है अनुराधापुर को ध्वस्त किया एवं श्रीलंका की नई राजधानी पोल्लोनरुवा को बनाया। कलिंग क्षेत्र पर भी इसने विजय प्राप्त की। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चालुक्यों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की। बृहदेश्वर मंदिर यह पूरी तरह से ग्रेनाइट कार्बन से बना हुआ शिव मंदिर है। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044। यह राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम में स्थानांतरित की। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। महेंद्र पंचम की तरह इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसने पांड्य तथा केरल के चेरों पर विजय प्राप्त की एवं वेंगी के शासकों को ध्वस्त किया। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय जो है कडारम की श्री विजय पर थी। इस विजय से जो है मलय, जावा एवं सुमात्रा तक चोलों का अधिकार हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया विजय के उपलक्ष्य में इसने कडार कोंड की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अंडमान निकोबार को भी जीता। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान किया एवं वहां के शासक महिपाल को पराजित किया। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने इसके काल में जो है चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजा धीराज प्रथम इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के विरुद्ध कोप्पम के युद्ध में वीरगति प्राप्त की। इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य सेना को हराया था। फिर है राजेंद्र द्वितीय। राजा धीराज प्रथम की मृत्यु युद्ध के मैदान में होने के बाद इसने चालुक्यों को पराजित किया तथा युद्ध स्थल में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो प्राचीन भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। इसने जो है विजय राज्य की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय के बाद जो है यहाँ राजेंद्र द्वितीय है, प्रथम नहीं है। तो राजेंद्र द्वितीय के बाद इस वंश यानी चोल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कुलोत्तुंग तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजेंद्र था। इसकी हत्या राज्य में हुए जनविद्रोह की भीड़ ने की। इसके साथ ही चोल वंश का अध्याय समाप्त हो गया। अन्य तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्यपद वंशानुगत था तथा जो है युवराज ज्येष्ठ पुत्र बनाया जाता था। गांव के प्रकार साधारण गांव या उर या साधारण गांव था। अग्रहार गांव ये जो है ब्राह्मणों को दान में दिए गए कर मुक्त गांव थे। देवदान गांव ये गांव मंदिरों के लिए दान किए जाते थे।
स्थानीय स्वशासन। ये चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषता थी। सभाओं के प्रकार और यह गांव का प्रधान समिति होती थी, यह सर्वसाधारण की समिति थी। सभा या महासभा यह अग्रहार गांव में होती थी तथा ब्राह्मण संगठन था। नगरम यह व्यापारियों की समिति होती है थी, जो है समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। पर्दा प्रथा प्रचलित थी नहीं थी, इसका जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और सती प्रथा व बहुविवाह प्रचलित थे। मंदिर वास्तुकला, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य वंश से ही शुरू हो गया, किंतु आगे चलकर इसमें सुधार हुआ तथा गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं में लेस देखा गया। वहीं दक्षिण भारत में हमें मंदिर निर्माण की 3 शैलियों की जानकारी प्राप्त होती है। नागर शैली, नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित है। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर प्रधानता पाई जाती है, जो कि इस चित्र में दर्शाया गया। नागर शैली के मंदिर इस प्रकार होते हैं। नागर शैली के मंदिर के आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मूल, आधार, गर्भगृह, फिर स्मारक, नींव तथा दीवारों के बीच का भाग, जगह, दीवार, कपोल, कर्निस, शिखर, गल गर्दन और वर्तुलाकार, आगलक और कुंभ शूल रहित सहित कलश। इस शैली में बने मंदिर को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट एवं हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा गया है। द्रविड़ शैली, इसको देखते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में यह 18वीं शताब्दी तक बनी रही। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताएं: प्राकार, चारदीवारी, गोपुरम, प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्राच्य तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित 1000 वर्षों में द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर आदि हैं। ये देख लीजिए, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, यानी कि उत्तर भारत में नागर शैली, बीच में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। बेसर शैली, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धगोलाकार होता है। एलोरा की गुफाएं, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ। यह औरंगाबाद में स्थित है। यह बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जो कि अब संभाजी नगर हो गया है, स्थित हैं। ये गुफाएं बड़े बड़े पहाड़ों एवं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं का 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ इनका निर्माण, और यह गुफा बौद्ध एवं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। भीमबेटका गुफाएं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पुरापाषाणकालीन एवं मध्यपाषाणकालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। यह पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं चारों ओर से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई हैं। इनकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर पाकणकट के द्वारा की गई। इन गुफाओं में हाथी, हिरण और सांभर जैसे चित्रों को आदिमानव काल में अंकित किया गया है। यूनेस्को द्वारा 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में मिला लिया गया या शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रकूट वंश देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट के अभिलेख में उसका जो है यानी इनका जो है मूल स्थान लट्टुलूट यानी लातूर, बीदर जिला है, किंतु बाद में जो है ललितपुर बरार में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। इसने अपनी राजधानी मानखेत या मालखंड बनाई। इसने चालुक्य शासक की कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ एवं खड़वालोक की उपाधि दी। दंतिदुर्ग ने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ दान नामक महायज्ञ किया। कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया। गोविंद तृतीय, यह राष्ट्रकूट का महान शासक था। इसने पल्लव, पांड्यों, केरलों तथा गंग राजाओं को पराजित कर दक्षिण भारत में अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की एवं कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष, यह राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। अमोघ वर्ष ने जो है कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना की। दरबारी कवि जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की।
और जो है शाक्तायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। अमोघवर्ष प्रथम ने नृपतुंग की उपाधि धारण की। यह पहले देवी का उपासक था तथा बाद में जैन धर्म का अनुयायी बना तथा अंतिम समय में जैन सन्यासी हो गया। इसके गुरु आचार्य जीनसेन थे। राष्ट्रकूटों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ तथा मुद्राएं कलंज कशुप थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो प्राचीन भारत का। ये जो है यही समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास भारत का जो है मध्यकालीन इतिहास लाएंगे और उसका जो है बहुत जल्दी ये वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।